जय नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है गुरुकुल आर्मी के ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये हमारे जीत बैच की क्लास नंबर मैथ की 14वीं क्लास है या 14 नंबर क्लास है। मैथ सब्जेक्ट में जीत बैच की क्लास चल रही है। इसमें हम इससे पहले 13 क्लास पूरी कर चुके हैं, 13 क्लास हम ले चुके हैं। 13 क्लास में हमने जिस टॉपिक में मैथ की चर्चा की थी उन पे अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। कल भी हमने प्रैक्टिस की थी, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट सीखा था। आज फिर प्रैक्टिस सेशन चालू चल रहा है। मैंने बोला था मिनिमम 20 क्वेश्चन से या 30 क्वेश्चन के बीच में क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे। तो हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी जिन्होंने अभी तक पेन कॉपी और टेबल पर नहीं बैठा तो मेरे आग्रह से एक बार जाग जाए और अपनी टेबल पे जाके बैठ जाए। पेन कॉपी ले ले। मैथ को मैंने 50 बार बोल दिया है, बार बार बोल रहा हूँ कि कोई भी क्लास सो के या बैठ के नहीं देखेगा। अगर आपको सफल होना है तो पर 100% नहीं, 110% ईमानदारी दिखानी पड़ेगी आज के कंपटीशन के अनुसार। तो बिना किसी बात के हम क्लास को चालू करेंगे डेली की तरह। फिर से एक बार स्वागत करता हूँ हमारे एक नए वीडियो में। अभी तक जिन साथियों को जागृत नहीं हुए हैं तो उनको बता दें और बुला लें अपने साथ, करें अपने साथ प्रैक्टिस। कुल कल कुछ कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, कल के दिन में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। उनमें से ये क्वेश्चन आपके सामने है जो हमने कल कर चुके थे। ये भी हम कल कर चुके थे। ये हमारा कल का क्वेश्चन था। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। क्या हो गई थी सर? कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी थी इस क्वेश्चन में कल के दिन भी। बाय डिफॉल्ट थोड़ा स्पीड से करने का प्रयास करते हैं या ध्यान कई और चीज़ों में रहता है साथ में, तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो हमारा क्वेश्चन था प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का। सॉरी, टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम ही है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग पूछा था। प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? तो इस चीज के लिए मैं एक आपको चार्ट प्रोवाइड कर देता हूं। एक सेकंड वेट करना। ये हमारा चार्ट थोड़ी ही देर में मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना और उस चार्ट को उतार लेना। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं। तो अभाज्य संख्या होती कौन सी है या प्राइम नंबर होते कौन से, वो आप सभी को पता है, जिनके दो से अधिक फैक्टर नहीं किए जा सकते या दो से अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते। ऐसी संख्याएं जिनके अंदर स्वयं और एक का भाग जाता हो, इनके अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, उन्हें सभी सभी अभाज्य संख्याएं होती है। तो ये हमारी पहली अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे 2। तो हमें टोटल पूछा है तो इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23। कितनी हो गई ये हमारी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो एक हमारी हो जाएगी ये। अब इन सब का टोटल पूछा है, इनमें कोई बेसिक नियम नहीं है। आप बोल दो कि सर सूत्र से किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम नंबर में थोड़ा हमको पढ़ के या इन संख्याओं को ऐसा पूछा जाता है, ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ऐसे नहीं पूछ लेगा प्रथम 100 संख्या अभाज्य संख्या का योग बताओ, नहीं पूछा जाएगा। प्रथम 3 4 या 10 तक मैंने थोड़ा भारी क्वेश्चन लिया, आपको 2 या 3 स्टेप में कर सकते हो। अब इनका टोटल करना होता है तो इनका टोटल आप कर लीजिए। 2 एंड 3 ये हो जाएगा 5 और 5 10 हो जाएगा। ये हमारे 20 हो जाएगा। इनको जीरो वाली के पास जीरो वाला संख्या बना दे, मतलब कि जिसका इकाई अंक जीरो हो जाए। 13 और 7 20 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा 30। इनका भी टोटल 30 हो जाएगा, इनका टोटल 20 हो जाएगा, इनका टोटल 10 हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास बचा है, इनका कर लेते हैं। इनका कितना हो जाएगा सर? इनका 20 और 10 30 और 40 हो जाएगा। इनका टोटल कितना हो जाएगा सर? 40 हो जाएगा। अब हम इस टोटल को आसानी से कर पाओगे। आप ऐसे जोड़ोगे 2 3 5 और 5 5 10 और
10 और 7 17 फिर 11 तो मुश्किल पड़ जाएगा। आप इस टाइप से जोड़ो कि ये 10 हो जाता है, ये 13 और 7 20 हो जाता है। अब इनको जोड़ना आसान आसान हो जाएगा। ये 70, 90, 100 और 129 इन सब का टोटल आएगा, जो आएगा प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का टोटल आएगा वो 129 आएगा। कितना आएगा? 129 29 आएगा, जो कि स ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो इसका स ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? स ऑप्शन सही। आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ये हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिख दी थी। इसके अलावा मैं चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा 1 से लेकर 100 तक, तो आप खुद से भी ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात करनी है वो भी मैं आगे पहले सिखा रखा है और फिर भी वापस सिखा दूंगा। इसके बाद में ये हमने सीखा था क्या 37 एक रूट संख्या है। ये कॉन्सेप्ट जिसको कल मैंने स्पीड से समझाया था नहीं समझ में आया, तो मैं एक बार इसको बेसिक से फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। क्या 37 एक रूट संख्या है कि नहीं है? 37 रूट संख्या मतलब कि मैंने क्या बोला था कि हिंदी वालों को नाम से कंफ्यूज किया जाएगा। मैथमेटिक्स में अगर कोई बच्चा बहुत मेहनत करने के बाद में भी पीछे रह रहा है, तो उसका एक ही रीजन है, वो क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ता और उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाता। इसमें तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े 4 4 लाइन के क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको लैंग्वेज में फंसाया जाएगा। यहाँ शब्दों में फंसा रहे। रूट का मतलब होता है अभाज्य ही होता है, बस नाम चेंज किया है इसका, इसलिए इसका नाम चेंज है। प्राइम नंबर, क्या 37 प्राइम नंबर है कि नहीं है? आप अगर 1 से 100 तक याद कर लिया है तो आसानी से बता सकते हो, बट अगर 352 दे दे फिर पूछ ले कि रूट संख्या है कि नहीं, 357 दे दे, तो आप कैसे चेक करते हो? तो मैंने कल आपको क्या बताया था? 37 से जस्ट बड़ी, 37 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या? स्क्वायर संख्या निकालनी है। वर्ग संख्या आपको देखनी है। वर्ग संख्या 37 से जस्ट बड़ी वर्ग संख्या देखनी है। क्या करना है? जो संख्या दे रखी है उससे जस्ट बड़ी संख्या वर्ग संख्या देखनी है। सर 37 से जस्ट बड़ी संख्या आती है 49। ये वर्ग आपको याद करने ही पड़ेंगे, नहीं तो मैं आपको ट्रिक से, मैंने बोला था वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, 1 या 2 दिन के अंदर मैं वीडियो इस पे बना दूंगा, उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हो। बट आपको 1 से 20 या 1 से 30 तक तो वर्ग आने चाहिए मिनिमम। अब 49 किसका वर्ग है वो देखना है। तो सर 49 7 का वर्ग है। किसका है? 7 का वर्ग है। अब क्या करोगे? 7 का आप किस में भाग दोगे? जो इस संख्या का हमें पूछा है, इस संख्या के अंदर 7 से जितनी छोटी, 7 से जितनी भी सभी की सभी जो छोटी प्राइम नंबर है, 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई, इन सब चारों का क्या करोगे? 7 और 7 से जितनी छोटी प्राइम नंबर है, उन सब का इसमें क्या करोगे? 37 के अंदर भाग दोगे। अगर 37 के अंदर इनका भाग किसी एक का भी भाग चला गया, अगर इस 2 का चला गया, मान लो 5 का इसमें 37 में भाग चला जाता, तो 37 एक रूट संख्या या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या नहीं होती। जितने भी जो ये आज नंबर आते हैं प्राइम नंबर, उनका इसमें भाग नहीं जाना चाहिए। किसी का भी भाग नहीं जाता है तो ये क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर हो जाएगी। प्राइम नंबर हो जाएगी। सर भाग जाने से प्राइम नंबर नहीं होती, क्यों नहीं होती? इसका एक ही रीजन है, अगर इसमें से किसी एक संख्या का भी इसमें भाग चला गया, तो इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? एक गुणनखंड इसमें से निकल जाएगा, एक फैक्टर इन इसमें से निकल जाएगा। एक 37 खुद का फैक्टर होता है, एक इसके अंदर एक का भी भाग जाता, 2 फैक्टर तो पहले से पड़े और तीसरा फैक्टर इसमें से निकल गया, तो जो परिभाषा का ही खंडन हो जाएगा। परिभाषा क्या कहती है कि 2 से अधिक फैक्टर नहीं होने चाहिए, इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे। इसका मतलब इन किसी भी संख्या का इसके अंदर भाग नहीं जाना चाहिए। जो क्या करना, क्या सर 37 से जस्ट बड़ी प्राइम स्क्वायर संख्या देखनी है, उस संख्या किसका वर्ग है वो देखना है, और उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सबको निकालना है और उन सब का भाग देके चेक करना है। अब इसको भी कैसे चेक करोगे? सर भाग देकर चेक करेंगे? बिल्कुल नहीं, भाग देकर चेक करेंगे, भाजकता के नियम से चेक करेंगे। हमें भागफल ज्ञात नहीं करना है। अगर भागफल हमें पूछता, तो क्वोशेंट हमें पूछता, तो हम क्या करते? भाग देते, अन्यथा भाग नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? सर हम भाजकता के नियम से पता कर लेंगे जाता है कि नहीं जाता है। और भाजकता के नियम मैंने इतने आसानी से पढ़ा रखे हैं, जिन्होंने भी नहीं देखे हैं तो अपने शुरुआती वीडियो को देखे और आसानी से समझे। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने फिर से थोड़ा रिवीजन किया है। फिर हमारा क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। कंफ्यूजन में गलती गलती में क्या करोगे? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है? स्पीड से नहीं को तो पढ़ते नहीं है, अभाज्य संख्या देखते और 137 का ज्ञात करेंगे। 137 को कैसे ज्ञात करेंगे? 137 से जस्ट बड़ी स्क्वायर संख्या कौन सी होती है? तो सर 137 से बड़ी जस्ट बड़ी क्या होती है? सर 144 होता है। कैसे होता है? क्योंकि सर 11 का वर्ग होता है सर 121 होता है, और 12 का वर्ग होता है सर 144 होता है।
तो 137, 121 और 144 के बीच में आती है, इसका मतलब इससे जस्ट बड़ी तो यही होगी। तो ये किसका वर्ग है ये भी हमें पता चल गया सर, ये है 12 का वर्ग। किसका है? 12 का वर्ग। 12 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर लेने, ना कि भाज्य संख्या। ऐसे नहीं 12, 11, 10 सबका भाग देंगे, ओनली फॉर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 हो जाएगी, प्राइम नंबर 3 हो जाएगी, प्राइम नंबर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी। इन सब का भाग देकर देखेंगे कि 37 में भाग जाता है, किसी का भी भाग नहीं गया, तो ये क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर हो जाएगी। और जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? अभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो अभाज्य नहीं होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? इनमें से किसी एक का तो भाग जाना चाहिए। तो हम इसमें भाग देकर चेक कर लेना, 2 का वैसे भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं होता है सर। 5 में अंतिम 5 या 0 आना चाहिए, इकाई का अंक जो कि नहीं है। 7 का भाग देकर देखेंगे सर, अंतिम अंक का 2 गुना करते हैं और उसमें से माइनस करते हैं, उसमें भाग जाना चाहिए, वो भी नहीं जा रहा सर। 11 का चेक करेंगे। ऐसे ऐसे मैंने कल इस क्वेश्चन को कराया था। 11 का आपको पता है कि जो ओड पैलेस पे है या विषम स्थान पे जितनी संख्याएं हैं, ये अब मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, कोई नया साथी है तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी और वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा। तो भागेगा तो नुकसान उसी का होगा। बट मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को मैं समझा क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले क्लास से चला ली। अगर इस प्रकार मैं वापस प्रत्येक क्लास में समझाऊंगा तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना जरूरी है, टॉपिक को जल्दी खत्म करना है, क्योंकि हमें रिवीजन भी करना है। इस प्रकार हम चेक करेंगे, फिर हम इसमें पाएंगे कौन सी संख्या की प्राइम नंबर नहीं है। 137 भी प्राइम नंबर निकल जाती है, 509 भी प्राइम नंबर निकल जाती है और 679 है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। किसी विधि से चेक करते हैं, ये मैंने कल क्वेश्चन करा दिया, ये तो रिपीटेशन है। और 17 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, और हमें पूछा है प्राइम नंबर नहीं होनी चाहिए। 17 तो वैसे भी प्राइम नंबर है, ये आपको याद है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने की थी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? इसके अंदर पूछा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी साथियों? इसमें आपको देख के बताना है। क्या बताना है कि सर 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? मैंने आपको क्या सिखाया था सर? 2 अंकों की सिखा रखा है। 1 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 2 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 11 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या सर 101 होती है। 4 अंकों की अभाज्य संख्या सर 1009 होती है। कितनी होती है? 1009 होती है। ये हमसे पूछा है। पूछा क्या? 101। हमें पूछा 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। मैंने 1, 2, 3, 4-4 अंकों तक बता रखी थी। तो इसमें 101 ऑप्शन कहीं भी दिख रहा तो सही आंसर हो जाएगा। सर हमें अ ऑप्शन दिख रहा है, तो हमारा अ ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, आपको याद करने वाला कॉन्सेप्ट है। ये क्वेश्चन ओनली फॉर मेमोरी बेस्ड भी मैथ में आते हैं। ऐसे नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन कैलकुलेशन से किया जाए। अब जिनको याद नहीं है वो निकाल के ट्राई करेगा, 100 तक निकालेगा, फिर 100 पहले 100 ट्राई करेगा। ऐसे नहीं ट्राई करना है। आप कैसे ट्राई करोगे? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या 100 होती है। 100 में आप देखोगे इसके 2 से अधिक फैक्टर है, फिर 101 लोगे। क्या करोगे? 101 लोगे। 101 से जस्ट बड़ी कौन-सी वर्ग संख्या होती है सर? 121 होती है, जो किसका वर्ग है सर? 11 का पूर्णतया वर्ग है। तो 11 से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या है, उन सब का इसमें भाग देकर देखना, किसी का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 101 प्राइम नंबर घोषित हो जाएगा। और 101 प्राइम नंबर घोषित होते ही आप बता दोगे सर अ ऑप्शन सही है। बाकी इन चारों को याद कर लेना, 1, 2, 3 अंकों, 1 के अंक की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर पूछे तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कल नहीं किया था, आज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएंगे। कभी थ्योरेटिकल बेस्ड आएंगे, जो मैंने पढ़ाया है ना क्लासिफिकेशन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी आपको क्लासिफिकेशन का मतलब नॉर्मल आपको काम संख्याओं का कौन सी पता होती है, कौन सी प्राकृतिक होती है, कौन सी पूर्ण होती है, कौन सी पूर्णांक होती है, इन पे क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि इनकी परिभाषाओं से क्वेश्चन नहीं बनता है। अब इसमें पूछा है परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्या सभी पूर्णांक होते हैं, वो सभी परिमेय संख्या होती है। सभी शांत दशमलव संख्या वो परिमेय संख्या होती है, या सभी अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या होती है, या ये सभी की सभी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या मतलब कि रेशनल नंबर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता दूं, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले भी ये नाम याद कर ले। मैं रेशनल नंबर आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बार बार बोला है कि अगर जैसे भी आप चाहे किसी भी मीडियम से हो, चाहे हिंदी मीडियम से हो, चाहे इंग्लिश मीडियम से, जैसे भी आपकी ग्रेजुएशन करने जाओगे या ग्रेजुएशन से आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो उसमें आपको इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना पड़ेगा। आपको मैथ पढ़ोगे
तो भी इंग्लिश मीडियम से मैथमेटिक्स से एमएससी करनी पड़ेगी, अन्यथा हिंदी मीडियम से नहीं कर पाओगे। तो आपको इंग्लिश उस टाइम यूज करोगे तो बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। तो अभी आप सीख जाइए तो फायदे में रहोगे। परिमेय संख्या होती है या रेशनल नंबर होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इसमें पूछा है कि सभी जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को क्या बोला जाता है सर? सभी के सभी इंटीजर। क्या बोला जाता है सर? इंटीजर। ऑल इंटीजर क्या परि रेशनल नंबर होंगे? सभी शांत दशमलव संख्याएं क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर? इसे हिंदी में क्या बोले तो, इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सभी अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्याएं, मतलब कि सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या ये सभी। परिमेय संख्याओं में मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था सर? आपने सिखाया था, क्वेश्चन को अभी छोटा कर देते हैं सर। आपने हमें सिखाया था कि परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या है जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है, जिसके अंदर सभी की सभी सर इंटीजर आते हैं, वो परिमेय में आते हैं। जो नॉट टर्मिनेटिंग होती है, जिनका दशमलव के बाद में प्रसार थोड़ी देर बाद में रुक जाता है, दशमलव के बाद कुछ संख्या आती है और अनंत तक नहीं चलती, वो की सभी परिमेय होती है। और इसके अलावा जिनका प्रसार अनंत तक तो चलता है, बट कोई ना कोई हमें सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया था 2.3333 ऐसे अनंत तक चलता है, या 2.3 बार होता है, जिनकी बार वाली संख्या होती है, वो सभी की सभी सर परिमेय होती है। इसका मतलब सभी पूर्णांक भी परिमेय होंगे, सभी इंटीजर के परिमेय होंगे, रेशनल होंगे, सभी शांत दशमलव संख्या या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी परिमेय होंगे, सभी अशांत पुनरावर्ती दशमलव संख्या मतलब कि सभी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी परिमेय होंगे। इसका मतलब द ऑप्शन हमारा क्या है सर? सही है। ये आपको मैंने नोट्स बनाए थे, उसके अंदर उठा के देख लेना कि परिमेय में कौन सी होती है, अपरिमेय में कौन सी होती है संख्या आती, उस बेस से क्वेश्चन उठाया गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयोटा। हमें पूछा है कि आयोटा का मान क्या होता है। मैंने बताया था आयोटा का मान क्या होता है, ये आपसे ज्ञात करने के लिए बोला गया कि आयोटा का मान सर पूछा है इसमें। आयोटा कहाँ काम आ रहा था, अगर मैंने आपको याद दिला दूं तो हमने ली थी काल्पनिक संख्याएं। क्या ली थी सर? काल्पनिक संख्या, उनके अंदर आयोटा काम आ रहा था। काल्पनिक संख्याएं कौन सी? जो अंडर रूट के, जो क्या थी, अंडर रूट के अंदर माइनस वाली थी, ये सभी की सभी काल्पनिक संख्याएं थी। और भी लेना चाहो, ये भी काल्पनिक संख्याएं, अंडर रूट लगा हो और उसके अंदर माइनस आ रहे थे, वो सभी की सभी काल्पनिक थी। और इन संख्याओं को हमने क्या लिखा था? माइनस रूट 25 को हमने लिखा था 5 आयोटा। लिखा था कि नहीं लिखा था? आयोटा का यूज किया था वहां पे। अब जिसको क्लास देखी हुई उसको याद आ जाएगा, नहीं आएगा तो मैं आयोटा का मान बता देता हूँ और फिर करते। आयोटा का मान होता है, इन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन वाला होगा। आयोटा का मान कितना होता है कि आयोटा का मान होता है, सीधा सा मान होता है, याद रखने लायक है। जिस प्रकार पाई का मान होता है उसका इसी का मान होता है। -1 होता है, आयोटा भी हमारे काम आता है, आयोटा स्क्वायर भी हमारे काम आता है। माइनस अंडर रूट -1 को अंडर रूट -1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा सर? इसमें -1 आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। आयोटा क्यूब का मान कितना होता है? तब क्या करोगे? -1 को भाई इसका स्क्वायर कर लो। इसको इस प्रकार आयोटा को, आयोटा क्यूब को किस प्रकार लिख सकते हो सर? आयोटा स्क्वायर इस प्रकार लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हो। आयोटा स्क्वायर का मान कितना? -1, और आयोटा का मान कितना है? अंडर रूट -1। तो इसको क्या हो जाएगा सर? ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा सर, ये आएगा माइनस अंडर रूट, ये पास सर हमारे पास आएगा, इस प्रकार आएगा। अब ये क्या है? ये हमारे सर पता चल गया सर, ये माइनस आयोटा आ गया। अब इसका मतलब सीधा सा मतलब हुआ, आयोटा क्यूब का मान कितना हुआ सर? आयोटा क्यूब का मान हुआ माइनस का आयोटा। आयोटा का मान आ गया, आयोटा स्क्वायर का लिख दिया, आयोटा क्यूब का हमने इतनी माथापोड़ करके ज्ञात कर लिया, आयोटा क्यूब का ये मान आ गया। अब आयोटा की पावर 4 का पूछ ले, आयोटा की पावर 4 का पूछ ले तो उसका मान होगा 1। ये आपको याद कर लेना है, ये बुक्स है ना,
ये बॉक्स कॉपी में अभी भी उतार लो, कहीं भी जगह बची है इसको याद कर लेना। आयोटा की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर की, आयोटा क्यूब की और आयोटा की पावर 4, ये आपके आगे क्वेश्चन में काम आएगा। आयोटा की वैल्यू पूछा है तो इसने सीधा सा ऑप्शन आपसे द उठा लोगे। अब इसको कैसे होते हैं, जैसे कि -√25 है, इस पे अप्लाई करें तो आप इसको कैसे लिखोगे सर, √25 इंटू -1। अब -1 क्या होता है आपको पता है कि सर आयोटा होता है, और √25 क्या होता है सर, 5 होता है। तो इसे हम 5 आयोटा लिख देते। क्या लिख देते सर, 5 आयोटा लिख देते। ये मैंने कल आगे जब भी क्लासिफिकेशन पढ़ाया था शुरुआत की पहली क्लास में, तो उसमें बताया था। अब तो हम क्लास नंबर 14 में पहुंच चुके हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैंने ऑप्शन हटवा रखे हैं। आपसे सीधा पूछा, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है और इनमें से कोई एक दूसरी से 36 बड़ी है। कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 36 बड़ी, कोई तीन अभाज्य संख्या है, उनमें से कोई एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है, तब इन संख्याओं को ज्ञात करो। तीनों संख्याओं को ज्ञात करना है, इसलिए मैंने तीन ऑप्शन तीनों को हटा दिया है, ऑप्शन हटवा दिए हैं, आपको ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं एक बार बड़ा कर देता हूं, आसानी से पढ़ लोगे मेरे हिसाब से। इसको पढ़ लीजिए और खुद से करने का प्रयास कीजिए। मैंने कल की प्रैक्टिस सेशन में इस क्वेश्चन को करवाया है। ऑफ कोर्स करवाया हमने, पहला या दूसरा क्वेश्चन लगभग इसी बेस्ट पे किया था। अब की थोड़ी वैल्यू चेंज है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बट पूछा वही गया है जो कल की क्लास में किया था। और हमने इसको एक जो ओड और इवन संख्याएं पढ़ी थी या सम और विषम संख्याओं को पढ़ी थी, उसी की कॉन्सेप्ट पे आधारित है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, अभाज्य संख्या तो प्रयोग की है बट उस कॉन्सेप्ट के आधार पे है। तो हिंट दे दूं तो आप करने का प्रयास करना। करोगे कैसे, वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। ऐसे नहीं कि सर करवाना चालू करे तो हम साथ साथ देखते चले, उससे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। वीडियो को रोकिए और करने का प्रयास कीजिए। मैं बता देता हूँ, तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। तीन अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या है, 100 है। तो मेरे को बताएं, मान लीजिए हम अगर एक्स, वाई और जेड ले लें, क्या ले लें, अगर मान ले हम कोई तीन संख्या ले लें, एक्स वाई और जेड बराबर 100 है। हमने मान ली कि तीनों की तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैंने क्या बोला था कि अभाज्य संख्याएं होती वो सभी की सभी एक से लेके अनंत तक सभी ओड अभाज्य संख्या होती है। उनमें सिर्फ एक एक मात्र संख्या दो होती है जो कि इवन अभाज्य संख्या होती है। सभी अभाज्य संख्याएं ओड होती है, जबकि एक मात्र ऐसी संख्या होती है अभाज्य संख्या जो इवन होती है, वो सिर्फ दो होती है। अगर मान लो हम अगर तीनों को ओड ले, तीनों संख्याएं अगर विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, कल के कॉन्सेप्ट आपको याद हो, ओड प्लस ओड प्लस ओड, विषम संख्या प्लस विषम संख्या प्लस विषम संख्या। इसका क्या हो जाएगा सर, विषम संख्या प्लस विषम संख्या, सर हमारे पास सम संख्या आ रही थी, इनका तो दोनों का टोटल करेंगे इवन आ जाएगा। फिर इवन के अंदर कौन सी सर तीसरी संख्या बचेगी, आप उसको जोड़ोगे। तो ये हमने कल सीखा था कि इवन के अंदर ओड संख्या जोड़ी जाए या सम संख्या के अंदर विषम संख्या जोड़ी जाए तो सर हमें विषम संख्या ही प्राप्त होती है, ओड प्राप्त होती है। और जबकि हमें क्या प्राप्त हुई है, 100 प्राप्त हुई है, और 100 एकदम क्या है, प्योर सम संख्या है, क्योंकि इसके अंदर दो का भाग जाता है। क्या है, दो का भाग जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है सर, 100 सम संख्या है और हमें इस अगर तीनों अभाज्य संख्याएं लें, मतलब कि तीनों अभाज्य संख्या है जो कि विषम संख्या ले, तो हमें सर इनमें क्या होना चाहिए, ओड आंसर प्राप्त होना चाहिए, जो कि 100 आंसर है, ओड नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई एक संख्या इवन होगी। क्या होगी, अगर हम तीसरी संख्या को इवन ले ले तो हमें इसके अंदर क्या ऐड करना पड़ेगा, इन दोनों, ये तो दोनों ओड है तो इनका टोटल सर क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर तीसरी संख्या हम क्या ले ले, इवन ले ले, तो इवन के अंदर इवन करोगे तो इवन संख्या प्राप्त होगी, होगी कि नहीं होगी।
और हमें 100 प्राप्त हुई है वो इवन ही हुई। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक संख्या इवन होनी जरूरी है, दो संख्या ओड हो सकती है और दो इवन संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर सर आप बोल दो कि सर एक इवन संख्या क्यों ले, दो इवन संख्या ले ले, तो साथियों दो इवन संख्या प्राइम नंबर होती ही नहीं, सिर्फ एक ही मात्र इवन संख्या है जो प्राइम नंबर होती है, वो है सिर्फ दो। इसका मतलब एक ही इवन संख्या होगी और वो होगी दो होगी। हमें पता चल गया एक वैल्यू, तो हमें पता चल गई इस कॉन्सेप्ट से। ये कल की क्लास में भी कॉन्सेप्ट अच्छी से समझाया है, उससे पहले की क्लास में जब कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उस टाइम समझाया था, आज फिर से क्वेश्चन पे अप्लाई किया, फिर से समझा दिया। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस टू बराबर 100 है। हमारे पास एक वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें दूसरा पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक संख्या दूसरी से 36 अधिक है। दूसरी संख्या मान लो, कोई x मान लो, x कितनी है, y से 36 अधिक है। मतलब कि x है वो दूसरी संख्या मान लो, दूसरी संख्या कौन सी, y से 36 अधिक है। x की वैल्यू भाषा से ही हमें पता चल गई है कि y प्लस 36 है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ रखें, क्या रखें सर, y प्लस 36 है प्लस y प्लस 2 बराबर 100 है। तो अब इसमें सर हमें y की वैल्यू ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? आप यहाँ आ जाएगा सर हमारे 2y, और 2y के बराबर में 36 प्लस 2 38 होता है। 38 को इधर लाएंगे तो 100 में से माइनस हो जाएगा। 38 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास सर 62 बचेगा। और 2y बराबर 62 है तो y बराबर सर कितना आ जाएगा, y बराबर 31 आ जाएगा। कैसे आया? अगर ये भी आपको सिखाना पड़े तो मेरे हिसाब से आपको क्लास को यहीं ड्रॉप कर देना चाहिए और पहले ये सीख आ जाए। दो को सिर्फ नीचे भेजना होता है और इधर से मान वैल्यू कर। अगर आप दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे और बैंक की तैयारी कर रहे हैं या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी मैथ इतनी कमजोर है तो ये तो मैं नहीं सिखा सकता। तो अगर 2y बराबर 62 है तो y बराबर ऑटोमेटिकली 31 हो गया। इसके बाद में हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई। सर हमारे पास क्या आ गई, सर z की वैल्यू आ गई। सर z की वैल्यू भी हमने ज्ञात कर ली थी। सर हमारे पास z की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या, x बराबर क्या दे रखा है कि y प्लस 36 और y की वैल्यू 31 प्लस 36। ये क्या हो जाएगी सर, x बराबर 67 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 67 आ जाएगा। अब हमें कोई पूछ ले कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप आसानी से बता सकते हो सर, एक होगा 2, एक होगा 31, एक होगा 67, सॉरी 37 नहीं, 67, क्या होगा, 67 होगा। अब इनका टोटल करके देखिए क्या 100 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इन तीनों का टोटल 100 हो रहा है तो हमारी शर्तें पूरी की पूरी लागू हो रही है। इनका टोटल भी 100 हो रहा है कि सर, सर इनका टोटल भी 100 हो जाएगा। आप जोड़ के देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, 60, 67 प्लस 1 कर दो, 68 प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा सर, 70 हो जाएगा। 70 प्लस 30 करोगे तो 100 हो जाएगा, जो कि हमें दे रखा है। इसका तो सर 100 हो गया। अब देखिए दूसरा